हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट की, यूनियन डेटा टाइप। कई बार जब सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो कुछ बुक्स में तो इसको डिफाइन करा हुआ भी नहीं होता है, और कहीं कुछ अगर लिखा भी है तो बहुत क्लैरिटी के साथ मतलब यूनियन को एक्सप्लेन करा हुआ नहीं रहता है। और एक बड़ा कन्फ्यूज़न प्रोग्रामर के बीच में रहता है कि यूनियन टर्म है क्या। जबकि आज हम इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि इसकी सही नीड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है यूनियन डेटा टाइप का। तो दोस्तों, ये सिमिलर स्ट्रक्चर को अगर आपने समझा है, उसको डिफाइन करा है, तो डेफिनेशन वाइज इट इज सेम, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम्स। इट इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जो स्ट्रक्चर में आप बोलते थे, पढ़ते थे, लगभग वही सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मतलब कुछ भी नया नहीं है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट वही है जो स्ट्रक्चर में था कि अलग अलग डेटा टाइप को मैं यूनियन डेफिनेशन में क्लब कर सकता हूँ। अपने आप में एक नया डेटा टाइप है, हम अपना एक डेटा टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर। वो सारी बातें हैं। फिर ये यूनियन बना क्यों है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जब सब कुछ स्ट्रक्चर जैसा है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, स्ट्रक्चर के सारे वेरिएबल, सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट अलग अलग मेमोरी एरिया में मेमोरी रिजर्व करते हैं, और यूनियन के सारे वेरिएबल्स कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी नई बात आ गई। नई बात क्यों आ गई? क्योंकि यूनियन का यूज़ होता है मेमोरी के इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेमोरी का वेस्टेज रिड्यूस हो जाए, तो उस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म दी हुई यूनियन। क्योंकि डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट सब कुछ स्ट्रक्चर जैसा है, तो फिर यूनियन ने नया हमें क्या दिया? यूनियन ने हमें दिया है मेमोरी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। अब ये यूटिलाइजेशन कब होगा, किन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में होगा? एक बात तो पहले आपको क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रक्चर के सारे वेरिएबल्स अलग अलग मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। रोल नंबर के लिए अलग मेमोरी, नेम के लिए अलग मेमोरी, क्लियर, फ़ोन नंबर के लिए अलग मेमोरी, उसकी क्लास के लिए अलग मेमोरी। तो सबकी मेमोरी सेपरेट सेपरेट है। आप उसका यूज़ करो या ना करो, नहीं करोगे तो वेस्टेज है। लेकिन यूनियन का कंसेप्ट होता है कि जितने वेरिएबल यूनियन बॉडी में डिफाइन होंगे, उनमें से सिर्फ एक के लिए मेमोरी रिजर्व होगी, सिर्फ एक वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, उसी में हम शेयर्ड मोड में उस मेमोरी को यूज़ करेंगे। मतलब अगर मल्टीपल वेरिएबल होंगे तो कभी पहला वेरिएबल यूज़ होगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। तो अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि किन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में यूनियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यूनियन यूनियन डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉर्मली किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको। कहीं पढ़ोगे आप, कोई कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ोगे, गूगल करके कोई वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि यूनियन का सही एप्लीकेशन क्या है। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड से मतलब समझ में आ रहा है? आप एक ऐसा डेटा रिकॉर्ड, ऐसा डेटा सेट यूज़ करना चाह रहे हो जहाँ कभी किसी सिचुएशन में 50 बाइट की नीड है, किसी सिचुएशन में 40 बाइट्स की नीड है, फिर कभी 50 बाइट, कभी 40 बाइट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज़ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेमोरी बचा पाएँ, इसके वेस्टेज को रिड्यूस कर दें। हो सकता है कभी 44 बाइट लग रही हो, कहीं 50 लगती है, कहीं 40 लगती है। तो हम एक ऑप्टिमाइज प्लान बना लें जिससे कि इसके वेस्टेज को रिड्यूस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम लोग यूटिलाइज कर पाएँ। तो इसलिए इस टर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। ये टर्म जिन लोगों ने पास्कल वगैरह पढ़ी होगी, क्योंकि मैं तो पुराने ज़माने से आया हूँ, मतलब 93 में जब कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था, तो यू कैन इमेजिन कि सब कुछ पढ़ा है जो बहुत शुरुआत से आता गया है। तो वहाँ पर एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड टर्म स्पेसिफिकली डिफाइन होती है। सी ने उसी टर्म को यूनियन के साथ इंटीग्रेट किया और उसी को इम्प्लीमेंट किया। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है कि इसका यूज़ वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड की डेफिनेशन है। मैं अभी प्रैक्टिकली आपको सारा स्ट्रक्चर के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करूँगा। अच्छा, एक और बात है कि यूनियन कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एक या दो फील्ड ऐसी होगी जो वेरिएबल होगी, जो डिपेंडेंट होगी। बाकी कोर फील्ड तो आपकी एज इट इज़ यूज़ होगी।
तो नॉर्मल प्रैक्टिकल केसेस में यूनियन हमेशा स्ट्रक्चर बॉडी के साथ यूज़ होगा, मतलब यूनियन स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन में यूज़ होंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर का कोर एडवांटेज भी ले पाएँ और यूनियन की जो पावर है, यूनियन की जो मेमोरी सेविंग पावर है, उसको भी हम यूटिलाइज कर पाएँ। तो ये कभी भी अकेला यूज़ नहीं होगा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जब भी यूज़ होगा तो यूनियन स्ट्रक्चर के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, समझते हैं सिचुएशन वाइज। पहले मैं स्ट्रक्चर यूनियन का एक बेसिक डिफरेंस आपके सामने बनाता हूँ, फिर इसके प्रैक्टिकल सिचुएशन को हम समझेंगे। सपोज मेरे पास एक स्ट्रक्चर है टेस्ट। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सपोज शॉर्ट इंट, एक नॉर्मल इंटीजर ले लिया मैंने यहाँ पर x, ठीक है। हमने कैरेक्टर को ले लिया y और फ्लोट को डिफाइन कर दिया z। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है कि अलग अलग डेटा टाइप को मैं आई कैन क्लब इन द स्ट्रक्चर डेफिनेशन। अब मैं यूनियन को अगर यहाँ लिखूं, यूनियन टेस्ट, नया कुछ नहीं इसलिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। अब सेम मैंने लिख दिया यहाँ पर शॉर्ट इंट एक्स। तो जब तक मैं सिमिलर नहीं लिखूंगा ना, आप भी नहीं समझ पाओगे फिर। हाँ, अब दोनों दिखेंगे सामने एक जैसे, तब तो बात समझ में आएगी, डाइजेस्ट होगी कि टेक्निकल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ये हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गया यूनियन। अब मैंने एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट करा स्ट्रक्ट टेस्ट T1, यहाँ डिक्लेयर कर दिया मैंने यूनियन दोनों T1 है, ठीक है, या उसको आप T2 कर लो। चलो ये T1 और वो T2। अब क्या हो गया दोनों में, इसका मेमोरी एरिया मैप करें अपन तो क्या आ रहा है देखो, T1 की मेमोरी अगर निकालेंगे हम तो ये 2 बाइट, चूंकि शॉर्ट इंट लिया मैंने तो ये 100 102। 1 बाइट 103 ये किसके लिए आ गई, कैरेक्टर के लिए, ये हो गया x, ये हो गया y। और 107 ये हो गया z। समझ में आ रहा है केस आपको? अरे ये तो पढ़ा हमने कि 2 बाइट जो भी फर्स्ट वेरिएबल उसकी मेमोरी आ गई, ये y के लिए मेमोरी आ गई, ये z के लिए मेमोरी आ गई। क्लियर? इसमें पैकिंग और पैडिंग वाले कॉन्सेप्ट को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो हमने पढ़ चुके हैं पहले भी कि पैडिंग का रोल क्या है। क्लियर? हम समझ रहे हैं पैक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। क्लियर? अब XYZ आ गए हमारे पास। यूनियन को समझो अब यहाँ पर आप, यहाँ पर टोटल मेमोरी रिजर्व होगी यहाँ पर 102 103 104। अरे यहाँ टोटल 7 बाइट लगी। अब यूनियन का वेरिएबल सिर्फ 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 4 बाइट्स, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी यहाँ पर 7 बाइट्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल अलग अलग मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और इसके वेरिएबल कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करते हैं। कॉमन से मतलब क्या हो गया, ये जो पहली 2 बाइट है ये किसके लिए आ गई यहाँ पर x के लिए, इसको लिखेंगे T2.x। ये पहली 1 बाइट जो आएगी ये T2.y और पूरी 4 बाइट ही आएगी यहाँ पर T2.z। इसका मतलब समझ में आ गया क्या हुआ? अब क्लियर होगा फंडामेंटल आपको। यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर मैं यूज़ करता हूँ
तो होता है एक्स एंड वाई एंड जेड, तीनों की मेमोरी अलग अलग सेपरेटेड, और यूनियन अगर आ गया तो दिस इज व्हाट एक्स और वाई और जेड। मतलब फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन में जितने वेरिएबल में डिफाइन करूंगा ये कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करते हैं, तो फिर यूनियन की साइज हमेशा डिसाइड होती है उसके सबसे ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाले वेरिएबल से। आप देख लो यूनियन में सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन रिजर्व कर रहा है, z, तो z की मेमोरी विल बी द टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय वन वेरिएबल ऑफ यूनियन। क्लियर? तो यूनियन का एक वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द लार्जेस्ट मेमोरी ऑक्यूपाइड वेरिएबल दैट इज z। इन आवर केस इट वाज फ्लोट, अरे तो फ्लोट था अभी, सो इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। क्लियर? ये y और x उसी के साथ यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो रही मेमोरी की। मेमोरी की ओवरलैपिंग क्या बताती है कि ये तीनों में से कभी कोई दो भी यूज नहीं होंगे साथ में, इनमें सिर्फ कोई एक हमेशा यूज होगा। आपकी प्रोग्रामिंग में या तो x की रिक्वायरमेंट होगी या y की रिक्वायरमेंट होगी या z की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब तीन में से सिर्फ किसी एक का यूज हम कर पाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन। क्लियर? कि ये तो कंबाइन है, सबकी अलग अलग मेमोरी है, और यहाँ पर टोटल 4 बाइट है। क्लियर? 4 बाइट क्यों थी, क्योंकि तीनों कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करते हैं। तो यूनियन जो है दे आर यूज टू इफेक्टिवली यूटिलाइज योर मेमोरी इन द स्पेसिफिक केसेस व्हेन यू हैव योर चॉइस। क्लियर? आपके चॉइस है वी वांट टू यूज आइदर एक्स और वाई और जेड, तो तीनों में से किसी एक का यूज करना होगा। इन दो सिचुएशंस वी विल यूटिलाइज दिस यूनियन। अब हम देखते हैं डेफिनेशन वाइज कॉन्सेप्ट क्या होगा। टेक्निकल डेफिनेशन तो वही है, सब कुछ सिमिलर ही है। यूनियन आ गया, यूनियन का नाम आ गया, जैसे स्ट्रक्चर एलिमेंट लिखते थे आप, वैसे ही सारे यूनियन के एलिमेंट को डिफाइन कर दो आप, सब कुछ सिमिलर है। डेफिनेशन वाइज आपको दिखने में सब कुछ वैसे ही लग रहा है पूरा, तो कोई नई बात नहीं है। डेटा टाइप अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से यू कैन डिफाइन डिफरेंट यूनियन। मेमोरी क्रिएट करना है तो यूनियन कीवर्ड यूज होगा, फिर उसका नाम जो लिखा है लाइक स्ट्रक्चर, और फिर वही वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, सब कुछ वैसा ही है, नथिंग न्यू। क्लियर? बस बात आपको समझ में आ गई कि यूनियन में जब भी यूज़ करूँगा तो सिचुएशन क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊँगा अपनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन के हिसाब से। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है हमारे सामने। अब अगर मैं इसको समझूं कि प्रैक्टिकली कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर मैं रियलिटी में यूनियन को किसी स्ट्रक्चर बॉडी के साथ कंबाइन कर पाऊँगा, तो वो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक प्रोग्रामिंग सिचुएशन को कि यूनियन का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो डेफिनेशन सिंटेक्स क्लियर हो गया आपको। अब मैं यहीं पर मैंने एक प्रोडक्ट लिया, मेरे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है, मेरे पास एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट का कोड है ना, प्रोडक्ट का नेम, उसका कलर, जो भी होगा। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस, जो भी एट्रीब्यूट है सारे प्रोडक्ट के कोर एट्रीब्यूट आ जाएंगे, दो ही ले लो अभी आप। अब तीसरा क्या हो गया, इस प्रोडक्ट को जब हम ट्रांजेक्शन में लेंगे, जब सेल करने जाएंगे, वी विल हैव 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन कैसे होंगे, या तो मैं इसको क्वांटिटी वाइज सेल कर दूं या फिर मैं इसको यूनिट वाइज सेल करूं। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या हो गया। मुझे प्रोडक्ट का कोड नेम तो स्टोर कर लिया, और भी कई सारे पर्सनल एट्रीब्यूट होंगे। अब मुझे इसको जब सेल करना है तो मैं क्वांटिटी वाइज सेल करूं कि यूनिट वाइज सेल करूं। होता है ना, कहीं प्रोडक्ट को मैं काउंट करके भी परचेस कर सकता हूं, या फिर उनको केजी में, क्लियर, हाफ केजी, 1 केजी के फॉर्मेट में भी परचेस कर सकता हूं।
तो क्वांटिटी यूनिट दोनों चॉइस नहीं होगी। आपको बायर के पास एक ऑप्शन होगा कि वो चूज़ करे कि उसको नग के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कुछ परचेस करना है या फिर उसको केजी में कुछ यूज़ करना है। क्लियर? ग्राम, केजी, किलोग्राम में कुछ उसको यूज़ करना है। तो ये रिक्वायरमेंट में चॉइस आ गई। ये दोनों का भी यूज़ नहीं होंगे, आइदर वी यूज़ क्वांटिटी और वी यूज़ यूनिट। अब अगर मैं इसके लिए प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और ऐसे हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन इस प्रोडक्ट के हो रहे हैं, तो सब जगह दोनों के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व हो गया। और अगर मैं एक रिकॉर्ड, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूँ इन वी गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, तो सबके लिए मेमोरी रिजर्व होगी एक्स्ट्रा। तो मेमोरी को इफेक्टिवली हम कैसे यूटिलाइज कर पाएँ, ये हमें समझना है, ये बात सोचना है हमको। तो इसका तरीका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो देखना है हमको। तो इसके लिए तरीका क्या हो गया कि हम जब ये चारों फील्ड मेरे सामने आ रही है, तो ये दो तो कंपलसरी फील्ड है, तो मैं इसको तो स्ट्रक्चर के अंदर ले जाऊं, और ये चॉइस बेस्ड है तो मैं इसको यूनियन में ले जाऊं। मतलब स्ट्रक्चर के साथ में कंबाइन किसको कर दूं, यूनियन को। तब जाके मुझे ये वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो इसको आप, क्या हो जाएगा इससे। तो फिर पहले मैं यूनियन डिफाइन कर दूं एक, मैंने एक यूनियन बना दिया सेल टाइप। जब मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है तो सेल टाइप नाम का मैंने एक यूनियन डिफाइन करा, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक तो इंटीजर ले लिया मैंने क्वांटिटी, 4 बाइट रिजर्व हो गई, और हमने बोल दिया कैरेक्टर यूनिट, और ये ले लिया हमने 6। अब या तो मैं 4 बाइट यूज करूं या 6 बाइट यूज करूं, दोनों को साथ में लूंगा तो 10 बाइट इसकी, और 4 और 20 24 और 10 34, 34 बाइट टोटल आपको रिजर्व करना पड़ रही है। तो इसको हम थोड़ा सा प्लान अगर करेंगे तो कुछ मेमोरी एरिया हम सेव कर पाएंगे। देखते हैं कैसे सेव करेंगे। तो इसको यूनियन में क्यों लिया, क्योंकि ये चॉइस बेस्ड है। क्लियर? यहाँ पर अब मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है। एक तो आ गया मेरे पास पी कोड, उस प्रोडक्ट का कुछ कोड होगा, प्रोडक्ट नेम ले लिया मैंने पी नेम, और मैं चाह रहा हूं कि सेल करने का टाइप क्या है। तो मैं यहां पर एक यूनियन को नेस्टिंग करूंगा, यहां पर अंदर क्या हो जाएगा, सेल सेल टाइप एस टी एंड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। दोस्तों नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में। आपको पता होगा कि नेस्टिंग का फ़ायदा क्या है। सिंगल डॉट के बजाय मल्टीपल डॉट्स यूज़ करते हैं एक्सटेंशन के लिए, तो वही कॉन्सेप्ट आ गया। बस फ़ायदा क्या हो गया कि स्ट्रक्चर तो सबके लिए मेमोरी रिजर्व करता। अगर मैं ये चारों स्ट्रक्चर बना लेता तो हर वेरिएबल 34 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता, क्योंकि 24 और इसके लिए 4 और 6 10 34। लेकिन यूनियन आने से क्या हो गया, देखो अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा स्ट्रक्ट प्रोडक्ट P1। जैसे ही मैंने P1 को डिक्लेयर करा, देखो अब आप नोटिस करो मेमोरी कैसे रिजर्व होगी। अब देखो आपको क्लियरिटी हो गई क्या करना है। जैसे ही मैंने P1 डिक्लेयर किया तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। और अगर मैं इसको 2-2 बाइट के हिसाब से मैप कर दूं, 26, 28 और 30, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी आपको डेवलप होना जरूरी है कि ये तो P1 है। P1 है तो क्या हो गया,
ये पार्ट तो हो गया P1 डॉट पी कोड, प्रोडक्ट का कोड सिंगल डॉट से एक्सेस हो गया। फिर ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया P1 डॉट पी नेम, ये 20 बाइट का मेमोरी एरिया। अब P1 डॉट एस टी और एस टी डॉट क्वान्टिटी, तो ये जो पहला वाला जो 4 बाइट है ये है आपका P1 डॉट एस टी डॉट क्वान्टिटी, 4 बाइट यूज हो गई, शेयर्ड हो गई। और ऊपर देखो आप, अब ये 6 बाइट, ये आ गई P1 डॉट एस टी डॉट यूनिट। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। ये मैंने आपसे बोला कहीं पर ये नाम सुनने को नहीं मिलेगा यूनियन के साथ में आपको। आप बुक खोल लो, कहीं भी इंटरनेट पर मटेरियल खोल लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत कॉमन टर्म नहीं है, जबकि इसका टेक्निकल मीनिंग ही यही जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स से आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है चीज़ों में। पर आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। इंटरव्यूज़ के अंदर क्या नाम दे दिया इसको हमने, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। मतलब मैं ऐसे डेटा को मेंटेन करूं जहां पर मेरे पास साइज फ्लेक्सिबल हो। अब साइज कैसी हो गई देखो, कभी इसको 28 लग रही है, कभी इसको 30 बाइट लग रही है, लेकिन 34 लग रही क्या। अब अगर ऐसे 10,000 प्रोडक्ट होते तो ये 4-4 बाइट तो अपने सभी 10,000 प्रोडक्ट में बचा ली इसकी डेफिनेशन के साथ में। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि ये तो कंबाइन है, हर प्रोडक्ट के साथ आएगा। और ये एरिया शेयर्ड है। शेयर्ड क्यों है, या तो मैं क्वांटिटी वाइज सेल करूंगा प्रोडक्ट को, या फिर मैं यूनिट वाइज सेल करूंगा। तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन थे, 3 भी हो सकते थे, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं। तो यूनियन का अपना नेचर फिक्स है। क्लियर। प्रोडक्ट 1 अगर क्वांटिटी वाइज यूनिट वाइज है तो वैसे डेटा आ जाएगा। क्लियर। और ग्राम किलोग्राम में कोई चीज़ आ रही होगी तो यूनिट वाइज हम लोग सेल कर देंगे यहाँ पर। तो ये दोनों तरीके हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग सिचुएशन के अंदर। कॉल करने में 2 डॉट समझ में आ गए होंगे आपको, क्योंकि नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने पास, तो वैसे ही यूज़ होगा। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम तो रूटीन तरीके से अप्लाई होंगे, यूज़ होंगे। जो मैंने नेस्टिंग के समय भी आपको डिस्कस किया है कि एड्रेस ऑफ P1 डॉट पी कोड, डायरेक्ट P1 डॉट पी नेम, और इसके लिए एड्रेस ऑफ P1 डॉट एस टी डॉट क्वान्टिटी। अगर मुझे क्वांटिटी वाइज सेल करना हो तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, चॉइस पूछ लेंगे कि ट्रांजेक्शन टाइप आप क्या चाहते हो, यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज और यूनिट वाइज। तो यूज़र चॉइस देगा, बेस्ड ऑन दैट चॉइस वी विल यूज दिस स्कैन एफ प्रिंट एफ। क्लियर। मतलब आपको क्या रहेगा, एक चॉइस वेरिएबल यहाँ पे लेना रहेगा। मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है कि नहीं, स्विच केस वगैरह में आपने नोटिस की होगी। अब चॉइस हमने 1 दे दी क्वांटिटी, और आपने 2 दे दी यूनिट। ये मैं बता रहा हूँ कि रन टाइम पर इसको कैसे यूज़ करोगे आप। अब स्कैन और प्रिंटएफ तो करते ही हो आप स्ट्रक्चर को, रूटीन रीड और राइट। तो यहाँ हमने यूज़र से पूछ ली चॉइस स्कैन करके कि व्हाट इज़ योर चॉइस, हाउ यू वांट टू परचेज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वेदर इट्स क्वांटिटी वाइज और यूनिट वाइज। तो फिर जैसे चॉइस आ जाए तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पर, फिर इफ चॉइस इक्वल टू 1, मतलब ये क्वांटिटी का केस है, तो उससे पूछ लेंगे उस केस में हम एंटर क्वांटिटी, और क्या ले लेगा ये, चूंकि इंटीजर है तो एड्रेस ऑफ P1 डॉट सेल टाइप डॉट क्वांटिटी आ गई यहाँ पर। और अगर चॉइस नहीं है या कुछ और दे देगा तो वो रॉन्ग चॉइस का मैसेज भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पर आप इसको अब आप यूनिट एंटर करा लो। P1 डॉट एस टी डॉट यूनिट।
और इसका भी एल्स जाना हो तो एक और इफ लगा लेते, चॉइस इक्वल टू 2, और फिर एल्स में रॉन्ग चॉइस। तो ये वो तरीका हो गया कि दोनों साथ में कभी भी रीड नहीं होंगे। आपको प्रोग्रामिंग में भी ये व्यवस्था देना पड़ेगी कि या तो वो क्वांटिटी वाइज रीड हो या फिर यूनिट वाइज रीड हो। बाकी जब आप प्रिंट करोगे जब तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो बिना चेक लगाए, जो डेटा स्टोर्ड होगा वही प्रिंट होगा यहाँ पर। तो ये वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड को मैनेज करने का स्टैंडर्ड तरीका है। दोस्तों यहाँ आपको बात समझ में आई होगी कि स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर के साथ ही यूनियन हमेशा यूज़ होगा। नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। मेमोरी का डिफरेंस आपको कॉम्बिनेशन में समझ में आ गया यहाँ पर। क्लियर, पूरा थॉट आपके सामने आ गया कि कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर 1010 और सपोज कोई पार्ट अपन ने ले लिया यहाँ पर बोल्ट। अब इसको क्वांटिटी वाइज भी आपको या फास्टनर वगैरह कुछ लिया अपन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, और यहाँ आपने डेटा क्वांटिटी वाइज लिया हुआ है तो 15 क्वांटिटी दे दी। अगली बार को ट्रांजेक्शन करोगे यूनिट वाइज ले लिया हमने, हाफ kg 2 kg। क्लियर है केस। तो ये तरीका है इसको राइट करने का, अप्रोच अडॉप्ट करने का। मुझे उम्मीद है बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर यूनियन के बीच का डिफरेंस क्या है। रूटीन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आप यूनियन से रिलेटेड डेटा को रीड और राइट करोगे। स्ट्रक्चर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर चुके हैं कई बार हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगाओ तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। यूनियन को पहली बार आपने क्लैरिटी के साथ समझा या अभी भी आपका कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइएगा आप। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।